ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। नेपाल में उत्तर पश्चिमी इलाके में कल देर रात आए भूकंप में कम से कम 128 लोगों की मौत हो गई है और 140 लोग घायल हुए हैं। भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भूकंप से सबसे अधिक नुकसान जाजरकोट और पश्चिम रुकुम जिले में हुआ है। इधर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल था। बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भूकंप के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज सुबह श्री मोदी ने कहा कि भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने को तैयार है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि भारत की सहायता से पूरी होने वाली 3 विकास परियोजनाओं से दोनों देशों के अलावा इस क्षेत्र के अन्य लोगों को भी लाभ होगा। उन्होंने कल बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा से मुलाकात में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीमती शेख हसीना ने 1 नवंबर को इन तीनों विकास परियोजनाओं का संयुक्त उद्घाटन किया था। इन परियोजनाओं में 12 किलोमीटर से अधिक लंबी अखुरा अगरतला सीमा पार रेल लिंक और खुलना मोंगला पत्तन रेल लाइन तथा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के निदेशक पद के लिए साइमा वाजेद की उम्मीदवारी को समर्थन देने के लिए भी भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव प्रचार तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। राज्यसभा विशेषाधिकार समिति की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद राघव चड्ढा सहित सभी मामलों पर चर्चा की गई। इस समिति ने राघव चड्ढा से मंगलवार तक रिपोर्ट मांगी है। समिति की अगली बैठक बुधवार को होगी। महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से कथित तौर पर प्राप्त हुए धन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। नई दिल्ली में पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार में रहते हुए सट्टेबाजी का खेल कांग्रेस नेतृत्व का चेहरा बन गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी असीम दास ने चुनाव खर्च के लिए कांग्रेस को पैसे देने का आदेश दिए जाने की बात स्वीकार की है। प्रवर्तन निदेशालय ने कल दावा किया था कि महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। निदेशालय महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच कर रहा है। इस बीच कांग्रेस ने आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये आरोप कांग्रेस नेताओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। अमेरिका और चीन के बीच विवादित दक्षिण चीन सागर सहित अन्य समुद्री मुद्दों पर चीन में बातचीत हुई है। इस दौरान अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में चीन के खतरनाक इरादों और गैर कानूनी दावों का मुद्दा उठाया। इस महीने के मध्य में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एपेक देशों की बैठक में राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात की संभावना है। फिलीपींस ने चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना BRI से अलग होने की घोषणा की है। फिलीपींस की सीनेट ने कहा है कि चीन का हर निवेश आर्थिक और राजनीतिक कारणों से संदेह के घेरे में है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस सरकार ने BRI की सभी परियोजनाओं को रोक दिया है और परियोजना से जुड़े कार्य जापान तथा पश्चिमी देशों को सौंपने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की निवेशक अनुकूल नीतियों से देश में खाद्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिली हैं। नई दिल्ली में कल भारत मंडपम में दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय खाद्य विविधता वैश्विक निवेशकों के लिए लाभप्रद है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और अभिरुचि का सम्मिश्रण भविष्य में अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करेगा। श्री मोदी ने कहा कि खाद्य क्षेत्र में स्टार्टअप और कंपनियों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।